जीवन अमारो। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, और हमें पता ही है मछलियां किससे श्वसन करती हैं? गिल्स, या उसी को हम क्या बोल देते हैं? झालर। तो झालर के द्वारा तो श्वसन होता है, हमें पता है, लेकिन इनके झालर और उनके झालर में डिफरेंस। उनमें कितने थे? 4 to 8 पेयर, इनमें केवल 4 पेयर है। और उनके लेबुलर गिल्स थे, इनके फिलामेंटस गिल्स, नाम अलग अलग है। फिलामेंटस गिल्स है तो थोड़ा मजबूत होंगे, इनके ऊपर कवरिंग भी होगी ओपर्क्यूलम की। दोनों पॉइंट याद रखिए। गिल से गिल के ऊपर इनको सुरक्षित रखने के लिए झालर ढाकन मौजूद है, ओपर्क्यूलम को बोल देते हैं झालर ढाकन, यानी उसको ढकने वाला। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। झालर के ऊपर झालर ढाकन मौजूद है, जबकि कास्ती मत से जब पढ़ने पड़े थे, ये तो अस्थि मत से पढ़ रहे हैं, कास्ती मत से जब पढ़ने पड़े थे तो उनमें ये झालर ढाकन नहीं थी। ठीक है, उनमें झालर थी लेकिन उनमें झालर ढाकन नहीं थी, इनमें है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नीट पूछा जा सकता है। और इसके अलावा द बॉडी पीसेस है असिस्टिंग एयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, सहायक जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो भी इनमें मौजूद होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाताशय, अभी देखा अपन ने हवा भर लेते हैं उनमें, तो वही हवा बाद में इनमें कब भी आ सकती है, रेस्पिरेशन के लिए भी। भाई वो तो ब्यूएंसी के लिए, एक जगह बनाए रखने के लिए, तभी डूबे नहीं, लेकिन उसी हवा का इस्तेमाल ये बाद में अपन रेस्पिरेशन में कर सकते हैं। तो वो सहायक अंग के रूप में हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बाकी याद रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पर जो गिल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? लार्जर सरफेस एरिया पर ब्रेस्ट सेक्शन, वो सबको पता है। लेमिनर गिल्स ऑफ कार्टिलेजिनस स्पेस, जो कार्टिलेजिनस स्पेस होती है कास्की मत से होती है, उनमें जो गिल्स होते हैं, मैंने बोला था लेमिनर गिल्स होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट में, उनकी अपेक्षा इनके अंदर ज़्यादा सरफेस एरिया होता है फिलामेंटस गिल्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो सके। ज़्यादा गैस एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती है अस्थि मत्स्य के अंदर, इसीलिए तो ये उड़ सकती है। मैं ज़्यादा गैस ले ली अंदर, अब ये आराम से उड़ेगी, जबकि कास्ती मत्स्य उड़ नहीं सकती, है ना। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। ओके, दोनों पॉइंट याद रखिए, केवल ये दोनों पॉइंट जब इम्पोर्टेंट है, बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट है ये आप पढ़ लीजिएगा, याद रहेंगे। दोनों पॉइंट क्या थे? एक्सेसरी ऑर्गन हो सकते हैं, जैसे वाताशय, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, बजाय किसके? कास्ती मत्स्य होते हैं। लेमिनर गिल्स के रेस्पेक्ट में इनके फिलामेंटस जो गिल्स है उनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो सके। ये छोटा सिंपल सा पॉइंट था, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झगड़ा अगला पॉइंट चल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्विम ब्लैडर, वाताशय। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है इसके बारे में, वाताशय का काम क्या होगा? इनमें वाताशय होते हैं। पहली बात तो ये कास्ती मत्स्य में ये नहीं थे, अस्थि मत्स्य के अंदर ये पाए जाते हैं। हम अस्थि मत्स्य डिस्कस कर रहे हैं। अस्थि मत्स्य का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही वाताशय, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर भी इन्हें कह देते हैं। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर बोल दो, स्विम ब्लैडर बोल दो, वाताशय बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो वाताशय है, गैस फेड स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, क्या भरी होती है? में हवा भरी होती है। बाय एल्टरिंग गैस प्रेशर इन इट, इनके अंदर गैस प्रेशर को चेंज करके ये क्या कर सकते हैं? ब्यूएंसी रेगुलेटर का काम करते हैं। मतलब ब्यूएंसी रेगुलेटर मतलब इनको रुकना है, तैरना नहीं है, तो एक जगह पर हवा भर दो, ये ब्यूएंसी बनाए रखेगा। तो इसीलिए इनको बोल देते हैं कि स्विम ब्लैडर किसका काम कर रहे हैं? ब्यूएंसी रेगुलेटर। ब्यूएंसी रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ? ये इनकी उत्प्लावकता को कंट्रोल करेंगे कि इनको पानी में एक जगह रहना है या आगे चलना है, दोनों को मेंटेन करने के लिए गैस ब्लैडर पाए जाएंगे।
इनेबल द फिश टू स्टे इन पर्टिकुलर डेप्थ, कितनी गहराई में जाकर इनको रुकना है, कितनी ऊंचाई पे जाकर इनको रुकना है, वो सब डिसीजन जो है, वो सब डिसाइड जो है वो एयर ब्लैडर में भरी हुई हवा का जो प्रेशर होगा वही डिसाइड करेगा। इन सब मॉडिफिकेशन स्विम ब्लैडर इज यूज्ड एज ए लंग्स फॉर ब्रीथिंग द एयर। फ्लाइंग फिश के अंदर ये एज ए लंग्स काम करेंगे ताकि जो इनमें हवा भरी हुई है उनका इस्तेमाल ये उड़ते वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कुछ बॉडी फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर लंग्स का यानी फेफड़े का कार्य भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इनका स्विम ब्लैडर के अलग अलग वर्क। स्विम ब्लैडर के वर्क पर्टिकुलर डेप्थ में रुकना है, आगे चलना है, या लंग्स अगर मान लीजिए एयर की कमी हो गई तो ब्रीथिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से वातावरण के डिफरेंट वर्क भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, लेकिन मेन वर्क याद रखिए, द मेन वर्क इज बुओयंसी रेगुलेटर। ये वर्ड जरूर याद होना चाहिए, उत्प्लावकता को मेंटेन करने का कार्य करेगा। ओके, चलिए तो वातावरण के बारे में भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए ध्यान से, जैसा आपने उन्होंने पढ़ा कि सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है, हार्ट। तो इनका हार्ट भी टू चैम्बर्ड है, इसमें भी एक कर्णक एक क्षेपक होगा, यानी द्विखंडित होगा इनका हार्ट भी। इसमें भी क्या पाया जाएगा, एक कर्णक और एक क्षेपक, दो हो गए। और दोनों में, कर्णक में भी और क्षेपक में भी, दोनों में कौन सा ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पंप किसको करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध ब्लड को ही पंप करेगा जो शुद्धिकरण के लिए काम आएंगे गिल्स में, और गिल्स उनको काम पहुंचा देते हैं पूरी बॉडी में। बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन का यूज करके वापस से अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड वापस से किसमें आएगा, हार्ट में आएगा। तो सेम एज कास्ती मत्स्य में जैसा पढ़ा, बिल्कुल वैसे जो वैसे इनका हार्ट है। और इसीलिए इनके हार्ट को क्या बोलते हैं हम, वीनस हार्ट। इनके हार्ट को भी शिरीय हृदय या वीनस हार्ट कहा जाएगा, याद रखना है। शिरीय हृदय, इनमें भी शिरीय हृदय, उनमें भी शिरीय हृदय बोला गया। एक्स्ट्रा चैम्बर वीनस साइनस वेनोसस एंड कोरस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। इनमें भी होंगे, उनमें भी थे। renal portal system is well developed. It is important point. renal portal system जैसे हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र, वैसे ही renal portal सिस्टम यानी कि वृक्क निवाहिका तंत्र इनमें वेल डेवलप्ड होता है। हमारे अंदर renal portal सिस्टम नहीं होता है, बर्ड्स में भी नहीं होता है, रेप्टाइल्स में भी नहीं होता है, इनमें ही होता है। क्यों होता है renal portal सिस्टम? renal portal सिस्टम का काम क्या है, किडनी जो है उनके अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन जो बॉडी का पिछला भाग है, पोस्टीरियर पार्ट, वो सारा ब्लड आकर किडनी में शुद्धिकरण के लिए जाएगा, क्योंकि इनमें अलग से लंग्स तो है नहीं। तो याद रखिए, और हार्ट जो है उसके अंदर भी शुद्ध अशुद्ध ब्लड अलग है नहीं। जिनमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, यानी जिनके हार्ट में शुद्ध और अशुद्ध ब्लड अलग अलग नहीं होते हैं, उनके अंदर renal portal सिस्टम ऑटोमेटिकली डेवलप भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2 चैम्बर हार्ट है, इसलिए renal portal सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी यहाँ ब्लड के शुद्धिकरण के लिए। ओके, renal portal सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, आरबीसी ओवल शेप एंड डिप्लेटेड, कोष्ठकेंद्र युक्त होगी, बिल्कुल सेम एज कास्ती मत्स्य में भी ऐसे था, कोष्ठकेंद्र युक्त आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। द्विखंडित हृदय पाया जाता है, एक कर्णक एक क्षेपक। हृदय को शिरीय हृदय बोलते हैं क्योंकि उनमें केवल वो किसका पंपिंग करता है, अशुद्ध रुधिर का। नंबर 2, एक्स्ट्रा चैम्बर साइनस वेनोसस, कोरस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट होंगे। नंबर 3, क्योंकि अशुद्ध ब्लड जो है वो पंपिंग हो रहा है हृदय से, तो ब्लड के शुद्धिकरण के लिए पश्च भाग से जितना ब्लड आएगा पहले किडनीज में जाएगा, और किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी का जो renal portal सिस्टम है वो इनमें क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। तीसरा पॉइंट, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो कैसी होगी, कोष्ठकेंद्र युक्त होंगी।
कास्ती मत्स्य में भी कैसी थी, कोश केंद्र युक्त थी, जबकि हायर में हम पढ़ेंगे कि वो कोश केंद्र विहीन हो जाती है धीरे धीरे, जैसा कि हमारे अंदर होता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के चारों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद आता है चेता तंत्र। चेता तंत्र में जो मस्तिष्क चेताएं होती है वो इनमें भी कितने पेयर लिखे हुए हैं, 10 पेयर। इससे पहले भी हमने 10 पेयर पढ़े, एमपीबीएस में भी आप 10 पेयर से पढ़ोगे, लेकिन बाद में सरीसृप, उसके बाद विहग और उसके बाद सस्तर, तीनों में कितना होगा 12 पेयर। याद रखना है दैट क्लियर। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व मस्तिष्क चेता किसे कहते हैं, जो मस्तिष्क से निकलकर पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। तो मस्तिष्क चेता, या इसी के लिए कभी कभी एक वर्ड लिख सकता है वो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन ही तो आता है, तो कभी कभी घुमाकर ऐसा भी बोल सकता है कि बताइए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितनी मस्तिष्क चेताएं होती है, 10। कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ही ब्रेन है, तो ब्रेन से निकलने वाली चेताओं को ही हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क चेता या क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व 10 पे। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स वो भी देख लीजिए। हमारे अंदर सेंस ऑर्गन कौन से हैं, हमारी आंखें सेंस ऑर्गन है, किसका सेंस करती है, लाइट का। कान ये सेंस ऑर्गन है, किसका सेंस करते हैं, साउंड का। ठीक है, जीभ, नाक, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है। तो इनमें भी सेंस ऑर्गन होंगे। इनके जो कान होंगे बाहर से दिखते हैं क्या कभी मछली के कान, कभी नहीं। तो बाह्य कर्ण अनुपस्थित, मध्य कर्ण भी लगभग अनुपस्थित, अंतःकर्ण में केवल मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पाया जाता है, और साथ में 3 से भी सर्कुलर डक्ट्स पाई जाती है, ये याद रखना है। कर्ण जो होंगे वो अंदर की तरफ है, यानी अंतःकर्ण है केवल, मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण अनुपस्थित है, याद रखना है। तीसरा पॉइंट, इनके अंदर भी पार्श्व लाइन सेंस ऑर्गन, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन पाया जाएगा। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है, पढ़ चुके हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का काम होगा पानी के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है, पानी का बहाव किधर से किधर है, या पानी में इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं आ गया है, या पानी में कोई दूसरे जीव तो एंट्री नहीं कर दिए हैं, तो उसका पता इनको किससे लगता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन से लगता है। और ये कहाँ मौजूद होता है, विच डायग्राम हमने कास्ती मत्स्य में पढ़ा था। लेटरल लाइन का मतलब है पार्श्व लाइन, तो पार्श्व सतह पर ही होगा, पक्ष या पृष्ठ सतह पर नहीं होगा। ये पार्श्व सतहों पर ही एक लाइन नजर आती है मछलियों में, जिसके अंदर विशिष्ट सेंसरी सेल्स होती हैं, विशिष्ट संवेदी कोश पाई जाती हैं, जो इनका लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन बनाती हैं, जिसके थ्रू ये डिटेक्ट कर सकते हैं वाइब्रेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द अदर फिश और ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर। वाटर में मौजूद दूसरे प्राणियों या दूसरे फिशेस के द्वारा अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या वाटर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको ये डिटेक्ट कर पाएंगे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन के थ्रू। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, दोनों में सेम है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन उनमें भी था, इनमें भी है, दोनों में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन इनमें पूछा जा चुका है, देखिएगा। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, किडनी होगी, नॉर्मल किडनी पेयर में मौजूद होंगी, और एक्सक्रीटरी मटेरियल, किडनी के द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल स्रावित किया जाएगा, उत्सर्जित किया जाएगा, उसका नाम है अमोनिया। जबकि इससे पहले वाले में क्या था, यूरियोटेलिक। कौन थी, कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जो होती हैं, कास्ती मत्स्य जो होती हैं, वो कैसी होती हैं, यूरियोटेलिक। उनमें यूरिया होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, जबकि इनके अंदर कौन सा है, अमोनिया, यानी ये कैसी है, अमोनोटेलिक। याद रखना है पॉइंट, इनमें उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया, जबकि कास्ती मत्स्य में कौन सा था, यूरिया। ओके, डिफरेंस याद होनी चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा कि अमोनिया होता है, लेकिन कंपैरिजन करना कि भाई उनमें कौन सा था, उनमें यूरियोटेलिक।
मछली दोनों है, लेकिन दोनों मछलियों में अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी मटेरियल आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल मछलियों को इनमें आसानी से पहचाना जा सकता है और इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नली, जब इनके ऑर्गन्स की बात करते हैं तब ऑर्गन के अंदर देखने पर हमें पता लगता है, इनमें समझिएगा आप ध्यान से कि इनके अंदर क्लैस्पर अनुपस्थित है। जब हम बात कर रहे हैं कि कोपुलेटरी ऑर्गन इनमें अनुपस्थित है, तो जब कोपुलेटरी ऑर्गन अनुपस्थित है तो मेल फीमेल मछलियां जब मिलेगी तो क्या वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेल जो है वो फीमेल को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो फिर नेचर ने इनमें क्या किया? नेचर ने इनमें क्या किया कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है वो ये रिलीज कर देती है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट किस में रिलीज हो जाते हैं? पानी में। और पानी में जाकर कौन सा फर्टिलाइजेशन करेंगे? पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बाह्य फलन बोल देते हैं। तो बाह्य फलन इनमें पाया जाएगा। ओके, अभी देखेंगे अपन डायग्राम में। तो बाह्य फलन के थ्रू जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो बाहर ही इनमें क्या बनेगा? बाहर ही इनके अंदर लार्वा कंडीशन भी बन सकती है और एग्स जो होंगे वो भी बनेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम कि ये ओविपेरस होती है कि विविपेरस होती है कि ओवोविविपेरस होती है। तो अस्थिमत से जनरली क्या होती है? विविपेरस नहीं होकर ये ओविपेरस होती है, याद रखिएगा। अंडप्रजक होती है, ये अपत्य प्रसवी नहीं होती है, यानी ये बच्चे नहीं देती है, ये अंडे देती है। ठीक है, देखिए जरा डायग्राम नेक्स्ट इन्हीं में आएगा, नेक्स्ट डायग्राम में, कि आप डायग्राम को देखकर आपको पता लगना चाहिए कि इनमें क्लैस्पर भी नहीं था, है ना? क्लैस्पर भी नहीं था तो देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मोस्ट फॉर्म आर ओविपेरस, अंडप्रजक होते हैं। देखिए मेल और फीमेल मछलियां जो है ये आपस में पास आएंगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, लेकिन फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं? बाह्य फलन। तो बाह्य फलन इनमें पाया जाता है। जबकि इससे पहले कास्टिक मत्स्य में हमने कौन सा पढ़ा? अंतर फलन। दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। इनमें बाह्य फलन है, उनमें अंतर फलन था। इनमें ओविपेरस है, यानी ये अंडे देती है, जबकि वो कैसी थी? ओवोविविपेरस थी, ये अंडप्रजक है, अंडप्रसवी भी बोल देते हैं। जबकि वो कैसी थी? ओवोविविपेरस। लाइफ स्ट्रीम रेडी है, लार्वल फॉर्म, इनमें लार्वा हो सकते हैं और इनके लार्वा को हम क्या बोल देते हैं? फिंगर्स बोल देते हैं। इनके लार्वा को याद रखिए, इनके लार्वा को फिंगर्स बोल दिया जाता है। सब फिशेस शो पेरेंटल केयर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ये अपने अंडों को बहुत ध्यान से बहुत संभाल के रखती है कुछ फिशेस, यानी इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। देखेंगे आप धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया जीवों में, पेरेंटल केयर बढ़ती गई। अब जैसे हम मेमल्स है, हमारे में जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, इनके अंदर जितना ब्रेन डेवलप होगा उतना ही पेरेंटल केयर। तो याद रखिए इनमें भी पेरेंटल केयर होती है, लेकिन अपने जितनी नहीं होती है। हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, मोस्ट डेवलप है, तो हमारे में सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर पाई जाती है। हम अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये आप बृहद में भी पढ़ेंगे, वो भी पेरेंटल केयर दिखा रहे हैं। यहीं से पेरेंटल केयर की शुरुआत होगी। कुछ मछलियाँ अपने बच्चों का, अपने अंडों का ख्याल रखती है, साथ साथ रहते हैं मेल और फीमेल दोनों। ओके, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पेरेंटल केयर ऑफ एग्स आर प्रेजेंट इन अस्थिमत्स्य, अस्थिमत्स्य से इनकी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रत्यक्ष बोलेंगे कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष बोलेंगे कि लार्वा को प्रेजेंट है। चल नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके दाखिला तरीके यानी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियाँ, फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियों के नाम, फिर हम पढ़ेंगे मेराइन फिशेस, दरिया में रहने वाली मछलियों के नाम अलग से, फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियों के नाम अलग से, और फिर पढ़ेंगे हम एक्वेरियम में रहने वाली मछलियों के नाम। एक्वेरियम में जो अपन मछलियाँ रखते हैं वो अलग होती है,
दरिया में जो पाई जाती है वो अलग होती है, और फ्रेश वाटर में पाई जाती है वो अलग होती है। तो नाम देखिए, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेबियो रोहित, रोहू, लेबियो कालबासु, कालबासु, एंड कटला, कटला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लेबियो एंड कटला, ये लेबियो की अलग अलग स्पीसीज है। तो लेबियो एंड कटला, एंड एक और है क्लेरियस। ये 3 मछलियों के नाम याद रखिए। लेबियो भी 2 हैं, लेकिन लेबियो में आप केवल लेबियो याद रखोगे तो चलेगा। लेबियो, कटला एंड क्लेरियस, लेबियो, कटला एंड क्लेरियस, ये नाम याद रखिए। कटला, कटला ये तो पूरा नाम हो गया, आप केवल सिंगल नेम भी याद रखेंगे तो चलेगा। लेबियो, कटला एंड क्लेरियस, तीनों साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तीनों कौन सी फिशेज है? मीठे पानी में रहने वाली। जबकि दरियाई पानी में कौन सी है? देखिए ध्यान से, एक्सोपोइटस, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली फिश, हार्पोडोन, बॉम्बे डक, नाम में डक आ रहा है लेकिन बतख नहीं है, फिशी है, याद रखिएगा, हार्पोडोन। उसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा। देखिए यहाँ पर डायग्राम बताया हुआ है, ये घोड़े की तरह दरियाई घोड़ा है ना, लेकिन है क्या? अस्थि मत्स्य, याद रखिए, ये अस्थि मत्स्य के एग्जांपल्स में दरियाई घोड़ा। और दरियाई घोड़े में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दरियाई घोड़े को हम प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं। प्रेग्नेंट मेल क्यों कहा इसे? क्योंकि इनमें जो मेल होते हैं, जब फीमेल अंडे दे देती हैं तो उन अंडों को, ये जो मेल होता है यहाँ पर इसके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन पाउच के अंदर ये उन अंडों का ख्याल रखता है। इनके अंदर पेरेंटल केयर पाई जाती है। तो ये पाउच जो होता है वो मोटा मोटा दिखने लगता है, जब अंदर क्या जाएगा, एग्स को जब ये उसमें भर लेता है। इसीलिए क्या बोला, मोटा मोटा कब दिखते हैं? जब प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेग्नेंट मेल यानी फीमेल नहीं, फीमेल मोटी नहीं दिख रही है, मेल मोटे मोटे दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंडों को अपने पाउच में भर के रखते हैं। तो इनको प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, समुद्री घोड़े में पेरेंटल केयर पाई जाती है, और इनके मेल इनके अंडों को अपने पाउच में संभाल के रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, इसलिए उनको प्रेग्नेंट मेल भी कहा जाता है। तीनों पॉइंट क्लियर, तीनों नाम क्लियर। हार्पेरोडोन, बॉम्बे डक, बतख नहीं है। हार्पेरोडोन मछली है, कौन सी मछली है? इसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। ऑस्ट्रोपीज, अस्थि मत्स्य पढ़ रहे हैं तो उसी के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से दरियाई मछलियों के एग्जाम्पल अलग, फ्रेश वाटर के अलग, और ये नाम कोई अंग्रेजी नाम नहीं है। एनसीईआरटी में भी इनको डायरेक्टली दिया हुआ है, जो कोई तो हार्पेरोडोन, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, और ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, चाहे हिंदी में हो, चाहे गुजराती में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। बायोलॉजिकल नेम कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस ये बायोलॉजिकल नेम है। हाँ, ये नेम चेंज हो सकते हैं। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, ठीक है। फ्लाइंग फिश, उड़ने मछली। बॉम्बे डक, ठीक है, बतख, लेकिन बतख नहीं है। हार्पेरोडोन, ये नाम याद रखने पड़ेंगे तीनों, इधर भी तीनों हैं। रोहू, कटला, ये कालबासु, इनके जनरल नेम है, ये इनके साइंटिफिक नेम है। क्लेरियस, मैंने एक और लिखा है, याद होना चाहिए। ये किसका डायग्राम है? ये रोहू का डायग्राम है, लेबियो का डायग्राम है। जनरली फ्रेश वाटर फिशेस, जो लोग जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह में यहाँ पर जहाँ पर मछलियाँ खाई जाती हैं, जनरली यही मछली होती है, फ्रेश वाटर लेबियो। ओके, तो फ्रेश वाटर फिशेस, मेराइन फिशेस, दोनों क्लियर। एग्जांपल्स ये कम से कम याद होनी चाहिए। ये सब एनसीईआरटी के डायग्राम में, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है, अलग से डायग्राम, अलग से एग्जांपल नहीं लिखे हमने। चलिए नेक्स्ट इज एक्वेरियम फिशेस, लास्ट एग्जांपल। एक्वेरियम में रहने वाली फिशेस के नाम देख सकते हैं आप। ब्लू कलर की जो फिश दिख रही है एक्वेरियम में, इसे बोलते हैं फाइटिंग फिश। बेटा इसका साइंटिफिक नेम है। इसी तरह एंजल फिश बहुत खूबसूरत दिखती है, एंजल फिश, इसका साइंटिफिक नेम है टेरोफाइलम। ये नाम याद होना चाहिए, टेरोफाइलम एंड बेटा। बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, ठीक है। एंजल फिश, फाइटिंग फिश दोनों एक्वेरियम फिश है। एक्वेरियम फिश जिनको एक्वेरियम में रखा जा सकता है। ओके, तो
तो तीनों एग्जांपल्स अलग अलग हैं। पहले एग्जांपल फ्रेश वाटर वाले अलग से याद रखो, बेटा और थेरोफाइलम दोनों हो गए, एक्वेरियम, लेबियम, कटला एंड एक क्लेरियस, ये तीनों फ्रेश वाटर में याद रखिए। उसी तरह से हमने बात की मेराइन के अंदर हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, वो याद रखना है, ठीक है। इस तरह जो इम्पोर्टेंट है वो तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, जितने लिए हैं वही इम्पोर्टेंट है। होने में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सब याद नहीं रखने, इनको कर लो काफ़ी है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने अष्टक 30 कंप्लीट की क्लास, और इस क्लास के अंदर और इससे पहले कास्ती मत्स्य के अंदर जो हमने पढ़ा, अब इनका कंपैरेटिवली क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, आप खुद अपनी बुक के अंदर बनाइएगा, और ध्यान से जैसे आपने पढ़ा है उनको सिंप्लीफाई करके दोनों के डिफरेंसेस आपको अलग से लिखना है, किसमें ओवर प्लम होगा, किसमें नहीं होगा, इसका अंतर्गत का किसका बनता है, उसका अंतर्गत का किसका बनता है, ओपर प्लम किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, अवसारणी किसमें थी किसमें नहीं थी, ऐसे डिफरेंसेस आप बनाकर याद रखेंगे तो और आसानी से याद रहेगा। ओके, डायरेक्टली तो अपन ने समझ लिया, अब आप डिफरेंसेस करके अपने नोटबुक में अलग से लिख के बनाइएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्लासेस हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास MPBR, इसके बाद स्टडी